और अब खबरों की तफसील। असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में बाकायदा मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया है। बीजेपी महाराष्ट्र में 1 करोड़ मेंबरान बनाने की कोशिश में है। इस ज़िम्न महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के सदर और काबीनी वजीर हाजी अरफात शेख और फिल्म अदाकारा ईशा कोपिकर ने मुहिम में खास तौर पर हिस्सा लिया। असेंबली चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा रुकन बनाने के लिए रुकनियत मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने फिल्म अदाकारा ईशा कोपिकर के साथ भारी बारिश में रिक्शे में सवार होकर रिक्शा ड्राइवरों से मुलाकात कर उनको पार्टी का रुकन बनाया और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ है कि अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रास्तों पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों का जायजा लिया और उन लोगों को सारी स्कीमों की जानकारी दी। पिछले कई दिनों से हम लोग नव भारतीय शिव वातुक संगठन के सभी पदाधिकारी की से जानकारी ले रहे थे कि मुंबई शहर के अंदर रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला किस समस्या से जूझ रहा है। तो ये आज हमने एक ऐसी मुहिम शुरुआत की है कि हम जितने भी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले के साथ में सफ़र करके उनकी तकलीफ़ों को जानेंगे और उनकी तकलीफ जान के सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। बारिश हो या तूफान हो, अगर हमने किसी चीज़ कोई मुद्दा लिया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कोई जिम्मेदारी उठाई है तो हमको उठानी है। और हमारे रिक्शा वाले और टैक्सी वालों के लिए हम लोग एक पैर पे खड़े हैं। उनकी कोई भी समस्या हो उसको ठीक कराने के लिए, उनका घर चलाने के लिए हम हमेशा हैं। रिक्शा चालक इस बात को लेकर काफी खुश नजर आए कि उनकी परेशानी को सुनने के लिए उनके पास कमीशन के चेयरमैन आए और उनमें एक उम्मीद जाग उठी कि सरकार उनकी परेशानी का भी हल निकालेगी। हमारी जो वाहतूक संगठन जो है, वाहतूक संगठन के जो प्रॉब्लम्स है वो इसके पहले वो जो वाहतूक के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। और आज हमारे लिए इस बारिश के अंदर ये रास्ते पे उतर के सारे रिक्शा वालों के मसलों के लिए रास्ते पे उतर, उसके लिए मैं उनका थैंक यू यानी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे घर के सामने हमारी पार्किंग करते रिक्शा, वो तक का उठा के लेके जाते हैं पुलिस वाले। तो ये शिकायत के लिए हम हाजी सर के पास आए हुए थे, तो उनको जो हमारी तकलीफ थी बताया हम लोगों ने, तो उन्होंने हल करेंगे। तो हमारे को वही जो बोलना था बोल दिए। असेंबली चुनाव को काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जानकर उनका हल निकालकर सरकारी स्कीमों को हर आम आदमी तक पहुंचाना, ताकि लोगों को उस स्कीम से फायदा मिल सके, ये बीजेपी सरकार का मकसद है। अब इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के पेश नज़र बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। थाने जिला कलेक्टर की जानिब से वोटर बनो मुहिम शुरू की गई है, जो कि 22 जुलाई तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में मुंबरा में 3 कैंप लगाए गए हैं। मुस्लिम इलाकों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई जाती है। इस तरह की शिकायत हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में मिलने पर जिला कलेक्टर की जानिब से नामों में दुरुस्तगी और नए नामों के इंदराज का कैंप मुंबरा में 3 मुकामात पर लगाया गया है। इनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होता है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे करेक्शन निकाले जाते हैं बाद में, और हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि फॉर्म में गड़बड़ी क्या हुई। इसके लिए आज ये जो कैंप लगाया गया, आज गोसावी साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने वादा किया है कि 8 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक यहाँ पे यानी मुंबरा में डायमंड हॉल, कौसा में डायमंड हॉल, मुबारक पैलेस हॉल और फायर ब्रिगेड पे, यहाँ पे इनके बीएलओ और हमारे बीएलए के साथ में जॉइंटली मीटिंग लगाई जाएगी और जगह पे डीटीपी किया जाएगा और जगह पे जो भी करेक्शन है या न्यू फॉर्म भरना है या वोटर्स बढ़ाना है वो जगह पे किया जाएगा। इस कैंप के पहले दिन शहरियों, समाजी कारकुनान और अफसरान के माबैन खुलेआम तबादला ख्याल किया गया, जिसमें शहरियों की जानिब से वोटर कार्ड और फहरिस्त में जबरदस्त गड़बड़ी की शिकायत पेश की गई। ये लोग सब इनके सपोर्ट की वजह से हम इधर आए हैं। मैडम देखो, अभी सिस्टम जो कर रहे हैं, अपन वो फॉर्म जो है आप कलेक्ट करेंगे, वो फॉर्म हमारे बीएलए या तो अपने खुद के एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किए, वो आपसे कलेक्ट करेंगे। लोग 10-10 साल पूरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अपना नाम लिखाते, तो इलेक्शन कमीशन में उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा?
उनको हक उनका क्यों नहीं मिल रहा है? हर बार वोटर लिस्ट तैयार करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इंतखाबात वाले दिन लोग अपना नाम, बूथ और सेंटर की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। ऐसा है कि डिपार्टमेंट, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, वो बेसिक लेवल पे काम ही नहीं कर रहा है। जो आज तो 15-16 साल हो गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बढ़ गई हैं। आज तक वो यादी के अंदर उन लोगों का न नया सेक्शन डाला है, न नाम ऐड किया है। अगर वो नाम ऐड करता है तो उस हिसाब से लोग अपना नाम भरेंगे और उनके नाम वोटर लिस्ट में सही से आएगा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि उसको अगर किसी को वोटर लिस्ट में नाम डालना है तो मैं किस सेक्शन में डालूँ? मेरे बिल्डिंग का नाम तो नहीं है, मैं किसी भी बिल्डिंग में डालता हूँ और वो बिल्डिंग के दूसरी यादी में उसका नाम चले जाता है। वोट देना आपका जमहूरी हक है, लेकिन इस हक को भी आवाम से छीनने की कोशिश की जाती है। किसी का पता गलत, किसी के शौहर की जगह वालिद का नाम, इस तरह की गलतियां वोटर कार्ड में आम हो गई हैं। कलेक्टर की तरफ से मुंब्रा में 3 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। ऐसे में ये कहना कब अज वक्त होगा कि इसके नतायज क्या होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस लीडरान ने हुजूमी तशद्दुद पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही इल्जाम लगाया कि हुजूमी तशद्दुद अक़लियतों को खौफजदा करने की सोची समझी साजिश है। इस पर कस्दन हुकूमत कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कारकुनान और खवातीन भी शरीक रहे। मुजाहिरीन ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। ये मेरा तो मानना यही साजिश है और इसके पीछे बीजेपी का पूरा हाथ है। खुल के हमारे सामने उनके विधायक, जो बीजेपी सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो खुल के उनकी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने खुलेआम लोगों को उकसाया है भीड़ की शक्ल में कि आप 100-100, 150-150 का मॉब बनाओ और मारो। जय श्री के नाम के नारे लगवाना और ये सब करना, ये बीजेपी आरएसएस जो फासिस्ट ताकतें हैं, ये हमेशा से आरएसएस के साथ में रही है। तो इनके पीछे पूरी बीजेपी की जो है साजिश है। आज मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम सबका विश्वास हासिल करेंगे, मैं पूछता हूँ कैसे विश्वास हासिल करेंगे? ये तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा देश पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में जो भारत महान जो कहलाता है, वो हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान सब साथ में मिलकर इसलिए महान कहलाता है। और इसकी एकता, अखंडता को आज तोड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये जो जितने भी हादसे हो रहे हैं आज तक हो गए, इसके लिए तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक ये हादसे जो हो रहे हैं ये रुकने वाले नहीं है। इसलिए आज कोई भी मुसलमान भाई हो, दाढ़ी हो, उसको कुछ भी हो, मगर एक अपने मजहबी तरीके से वो रहने की कोशिश करता है। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें हर एक जाति धर्म के लोगों को अपने अपने जात के, धर्म के हज बैतुल्लाह की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 18 जुलाई को रात 1:40 पर नागपुर से पहली परवाज रवाना होगी। पहली परवाज से 250 आज़मीन हज रवाना होंगे, जबकि नागपुर से 31 जुलाई को आखिरी परवाज होगी और 1 फरवरी से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज से 15,000 के ऊपर हाजी इस बार जाने वाले हैं। 15,000 की तैयारी हो चुकी है। अभी जो जैसा वेटिंग क्लियर हो रहा है, क्योंकि कुछ हाजी जो अपने हज पर नहीं जा पा रहे किसी कारणों से, उनका कैंसिल होता है, तो वो फिर यहाँ वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है। तो मुझे लगता है 15,000 के ऊपर हाजी इस बार जाने वाले हैं। हमारी महिला बहनें अकेले हज पर यात्रा नहीं कर पाती थी। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो महिला बहनें 45 साल के ऊपर की उम्र की हैं, वो 4 बहनें अगर इकट्ठा हों तो वो हज यात्रा पर जा सकती है। इस बार महाराष्ट्र से लगभग 5 ग्रुप है हमारी बहनों का और नागपुर से 1 ग्रुप है जो इस बार हज यात्रा में। अकोला हज टूर्स की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबीती कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। कोहिनूर हॉल में मुनक़िदा तरबीती कैंप में उलमाए कराम ने हज से मुतालिक आज़मीन को ज़रूरी मालूमात फराहम करवाई। साथ ही सफ़र हज के दौरान किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसके ताल्लुक से भी रहनुमाई की गई। वाज़ेह है कि अकोला में 18 जुलाई से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। हाजियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम कोहिनूर फंक्शन हॉल अकोला में हुआ है, जिसमें उलमा कराम की जानिब से पूरी ट्रेनिंग हाजियों को दी गई है। पिछले 26 सालों से हम हाजियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस साल भारत सरकार की जानिब से हमें 150 हाजियों का कोटा मिला है, जिसमें 113 हाजी हुकूमत के हुक्म के मुताबिक हमें टूर की सर्विस देना है और 37 हाजियों को हज कमेटी के रेट में ले जा रहे हैं।
नागपुर की यूनिवर्सिटी के निसाब में जंग आज़ादी और मुल्क की तामीर में आरएसएस के किरदार को निसाब में शामिल करने का मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं ने जंग आज़ादी और मुल्क की तामीर में मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों की कुर्बानियों को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। देखिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की जो खिदमात हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है और ये खिदमात 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल की नहीं है, 50-25 साल की नहीं है, एक सदी की नहीं है, बल्कि 200 साल से पहले 300 साल की इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की खिदमात का आगाज हुआ। 1732 के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फतवा दिया कि ये अंग्रेज हुकूमत जो इस वक्त कायम है, इसके खिलाफ खड़ा होना हर हिंदुस्तानी का फर्ज। जमीयत उलमा के सरपरस्त हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज किया और दुनिया की पहली जिला वतन हुकूमत कायम की। और अगर तारीख सही तौर पर देखी जाए, पढ़ाई जाए और पढ़ी जाए तो 1857 का जो शामली और थाना भवन का जो महाज था वो दिल्ली के महाज से ज्यादा कामयाब था। देखिए, सच तो यह है कि आरएसएस की कोई खिदमत आज़ादी में है ही नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस के बड़े बड़े लीडरान, इन्होंने तो जेल से लिखा था कि हमें एक बार छोड़ दीजिए, अंग्रेजों को खत लिखा था, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन जो उस जमाने में चल रहा था उसे मटिया मेल कर देंगे। हमने गलती किया जो अंग्रेजों की मुखालफत की, और एक नाम भी मिलता नहीं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी हो या फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए हों। नाम अगर मिलता है तो मुसलमानों का अनगिनत हजारों लाखों नाम मिलता है, लेकिन मुसलमानों का नाम बिल्कुल अलग करके, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया उन्हें दरकिनार करके, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के तलवे चाटे, उनके नाम आगे लाए जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यानी मुल्क की जो सच्चाई है उसे हटा करके नई नस्ल को एक गलत चीज दिखा करके मुसलमानों की मुखालफत करने का एक बहुत बड़ा ये जो है बीजेपी और आरएसएस का एक हथकंडा है। ये बिल्कुल गलत चीज है जो हो रही है। नांदेड़ से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ पिपलगांव में नागपुर से नांदेड़ आ रही सरकारी एसटी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी हुए। नागपुर से निकलकर ये बस नांदेड़ की जानिब आ रही थी। सुबह 6 बजे के करीब नींद के गलबे में अचानक ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल छूट गया। बस रास्ते के किनारे वाक़े एक साइन बोर्ड के खंबे से जा टकराई, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। अर्दापुर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के मौजूदा सियासी हालात पर रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का रुख करने वाले साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग से मिल्ली तंजीमें नाराज हैं और यही कह रही हैं कि वो बहुत सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। एक रिपोर्ट। ये शिकार की राजनीति को बंद करना चाहिए। यह कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है। कर्नाटक में हो रहे सियासी खींचतान, उथल पुथल ने रियासत के अवाम को बरहम कर दिया है। इक़्तिदार की लालच, ओहदों की चाहत ने मानो नजरियात, समाजी फिक्र, अवामी मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का रुख करने वाले आर रोशन बेग कहते हैं वो सिर्फ पार्टी बदल रहे हैं, अपना ईमान नहीं। हालात से समझौता करो। मैंने माइनॉरिटीज को अपील की थी कि हालात से समझौता करो। आज भी वही कहता हूँ। देखिए, ये मैं ईमान नहीं बदल रहा। इट्स नॉट द चेंज ऑफ फेथ। बीजेपी इज आल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी। वो भी एक राजनीतिक दल है, वो भी एक पार्टी है। क्या उसमें क्या बुरी बात है इसमें? जब कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और ऑल इंडिया मिली काउंसिल रोशन बेग से कह रही है कि वो सोच समझकर कोई फैसला लें। इन तंजीमों का कहना है कि बीजेपी एक मखसूस सोच और फिक्र पर मबनी सियासी पार्टी है। महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादिर कहते हैं कि रोशन बेग सीनियर लीडर हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले मिल्ली तंजीमों से मशवरा करें। कि चूँकि एक मिल्लत के एक लीडर माने जाते हैं, तो मिल्लत के सरबराह अफराद जो हैं, चाहे वो समाजी तबके से ताल्लुक़ रखते हों या मजहबी तबके से, उन्हें उनसे भी रुजू हो सकते थे, वो होकर बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया है मुझे इसकी पूरे मालूमात तो मुझे नहीं है। लेकिन जो भी कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी उजलत पसंदी में कोई भी वो काम ना करें।
तो उनके लिए और मिल्लत के लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें शामिल होकर मिल्लत के मफादात की हिफाजत करेंगे। ये दावा तो हो सकता है, लेकिन हकीकी एतबार से अगर देखा जाए तो ये नामुमकिन बात है, इसलिए कि बीजेपी जो है एक आइडियोलॉजी पर कायम हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ सियासी पार्टी है, बल्कि उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, एक मकसद है, एक जो है उनका टारगेट है। उस टारगेट के हासिल करने के लिए सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों ने कांग्रेस और जेडीएस के रवैये पर भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इनका कहना है कि दोनों पार्टियों के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे पल पल का कर्नाटक का सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या है, और साथ ही साथ जिस तरह से आर रोशन बेग के लिए चारों तरफ से कहा जा रहा है कि उनको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आज जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ है और खासतौर पर कर्नाटक की असेंबली में स्पीकर के दफ्तर के सामने जो हंगामा आराई हुई है वो बिल्कुल भी जो है शर्म की बात है। एक जमहूरी निजाम के लिए जिस अंदाज में जो है कांग्रेस और बीजेपी के अरकान असेंबली के दरमियान धक्का मुक्की हुई, लफ्जी झड़प हुई, खींचतान हुई, ये तमाम मनाजिर जो हैं शर्मसार करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस अंदाज में सियासत हो रही है, जिस अंदाज में हुकूमत अपना काम कर रही है और जिस अंदाज में अपोजिशन पार्टी जो जिम्मेदारी अदा करना चाहिए था, वो भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह सियासी पार्टियों का हंगामा, जबरदस्त हंगामा कर्नाटक की असेंबली में देखने को मिला है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कई जो एमएलए हैं, मजीद 2 एमएलए ने आज इस्तीफा दिया है। सुधाकर हैं और एमटीबी नागराज जो कांग्रेस से हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को मजीद खतरा बढ़ चुका है और हुकूमत जो है गिरने के दहाने पर आ चुकी है, या गिरने के बहुत जल्द जो है कोई ना कोई नतीजा सामने आने वाला है। जहां तक रोशन बेग की बात है तो मिल्ली तंजीमें भी जो है रोशन बेग के रवैये से नाराज दिखाई दे रही हैं। इन तंजीमों का कहना है कि रोशन बेग को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस छोड़ें या फिर कोई कांग्रेस छोड़े, इस ताल्लुक से उन्हें कोई तशवीश नहीं है, क्योंकि वो अपना मसला है। क्योंकि कांग्रेस, अगर कांग्रेस में कुछ उनके लिए मसाइल पैदा हुए हों या फिर वो जो है कांग्रेस उनके लिए इंसाफ नहीं कर रही हो, इसी वजह से जो है वो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन पार्टी छोड़कर अगर वो बीजेपी को जा रहे हैं तो ये इनके लिए तशवीश की बात हो सकती है। मुस्लिम तंजीमें कहती हैं कि बीजेपी के जो नजरियात हैं और जिस अंदाज में मॉब लिंचिंग और बड़े बड़े वाकयात, गौकुशी, 3 तलाक, इस तरह के जो वाकयात, जो हसास वाकयात हैं जहां पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है, इस माहौल में जो है रोशन बेग का बीजेपी में जाना कहां तक दुरुस्त है, वो अपने आप को। तो बहरहाल कर्नाटक के जो सियासी नाटक है उस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कर्नाटक में सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया है। आज भी मजीद 2 कांग्रेसी एमएलएज एमटीबी नागराज और डॉक्टर के सुधाकर ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि मजीद 2 एमएलएज गणेश हुकेरी और अंजलि नंबालकर के भी मुस्ताफी होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। कल हुई सीएलपी मीटिंग से मुस्ताफी दोनों एमएलएज गैर हाजिर रहे और इस तरह से इस्तीफों की तादाद 14 से बढ़कर अब 16 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब स्पीकर रमेश कुमार ने वाजे कर दिया है कि 17 जुलाई से पहले वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुंबई में उस होटल के बाहर काफी ड्रामा देखने को मिला जहां कर्नाटक के बागी एमएलए कैंप किए हुए हैं। इन बागी एमएलए से मुलाकात के लिए पहुंचे DK शिव कुमार को पुलिस ने होटल में दाखिल होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बागी एमएलए ने DK शिव कुमार से मिलने से इनकार कर दिया था, जिस पर DK शिव कुमार ने होटल के सामने ही धरना दिया। शिव कुमार के धरने की हिमायत में महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडरान मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम भी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस लीडरान को तहवील में ले लिया। बाकायदा DK शिव कुमार को पुलिस ने करीना यूनिवर्सिटी मुंबई मुंतकिल किया, जिसको DK शिव कुमार ने इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल से ताबीर किया। दूसरी जानिब महाराष्ट्र पुलिस के इस इक़दाम के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर एहतजाज किया। कांग्रेस के इस एहतजाज में गुलाम नबी आजाद, सिद्धारमैया,
केसी वेणुगोपाल के साथ साथ साबिक वजीर-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने भी शिरकत की, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में लिया। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर बी.एस. येदियुरप्पा ने गवर्नर वजुभाई वाला से मुलाकात की। येदियुरप्पा ने गवर्नर से स्पीकर रमेश कुमार को इस्तीफों पर जल्द फैसला करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। साथ ही येदियुरप्पा ने कहा कि सीएम कुमारस्वामी एतमाद खो चुके हैं, ऐसे में इन्हें बरसर इख्तियार रहने का कोई हक नहीं। दूसरी जानिब 10 बागी एमएलएज ने सीनियर वकील मुकुल रोहतगी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कल समाअत का इम्कान है। बागी एमएलएज ने स्पीकर रमेश कुमार पर इस्तीफों के मंजूरी के मामले में दानिस्ता तौर पर गैर जरूरी ताखीर करने का इल्जाम आयद किया। अपनी अर्जी में 10 एमएलएज ने कहा कि वो रजाकाराना तौर पर मुस्तफी हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा समेत कई एक मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने आर रोशन बेग के इक़दाम की मजम्मत की है। दानिश्वर तबका रोशन बेग के इस कदम को सियासी मौका परस्ती से ताबीर कर रहा है। साथ ही हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का यह भी कहना है कि रोशन बेग का मुस्ताफी होना या कांग्रेस के तई नाराजगी का इजहार करना एक काबिल फहम बात है, ताहम बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का मामला नाकाबिल फहम है। मुस्लिम तंजीमों का यह भी कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे मरकजी हुकूमत की एजेंसीज के डर से ही रोशन बेग ने बीजेपी में शमूलियत का फैसला किया है। कर्नाटक के रायचूर में जिले के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स ने स्कूलों का बाइकआउट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी टीचर्स ने न्यू पेंशन स्कीम को मनसूख करने, प्राइमरी स्कूलों में बरसर खिदमत ग्रेजुएट टीचर्स को भी ग्रेजुएट टीचर का दर्जा देने, जल्द से जल्द तबादलों को यकीनी बनाने के अलावा दीगर मुतालबात पूरे करने की हुकूमत से अपील की। प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स ने शहर के अम्बेडकर चौराहे पर इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।